हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। इससे पहले का हमने सब जो है लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था और उससे पहले की वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पहले जैसा कि हम देखें, जो किंग था लुई 16, उसने एक प्रपोजल रखा था कि हम क्या करते हैं कि टैक्स को इंक्रीज़ करके लोगों के ऊपर इम्पोज करते हैं। तो in France of old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. एक और जो रिज़ाइम था फ्रांस के अंदर वो ये था कि जो मोनार्ची यानी जो किंग था वो केवल अपनी मर्जी से टैक्सेस को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ नहीं कर सकता था या फिर लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता था, या फिर कोई भी पावर ऐसा वो जो लगाना चाह रहा हो लोगों के ऊपर तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि उसको इस चीज़ के लिए यानी कि अपनी जो प्रपोज़ल है वो मोस्टली क्या करना पड़ता था कि ई स्टेट जनरल्स की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी और उन लोगों के सामने अपना प्रपोज़ल रखना पड़ता था। जब वो लोग एग्री हो जाते थे उसके प्रपोज़ल से तब जा कर के वो पास होता था और लोगों के ऊपर अप्लाई होता था। तो वो अपने आप एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। हाँ, वो ये कर सकता था, जैसे हमने थर्ड पॉइंट में देखो कि वो इतना कर सकता था कि मीटिंग कब बुलानी है ये डिसाइड कर सकता था, लेकिन उसको मीटिंग बुलानी ही पड़ती थी। बिना मीटिंग बुलाए वो कोई भी पावर लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता था। जो लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। इसके बाद जो मीटिंग बुलाई गई है यहाँ पर देखो, मीटिंग ऑफ लुई 16 विद जनरल स्टेट। तो अब जो नेक्स्ट मीटिंग बुलाई गई है वो 1614 में बुलाई गई थी लास्ट मीटिंग, और उसके बाद कब बुलाई गई है 5 मई 1789। इसमें जो लुई 16 है उसने एक असेंबली की है किसके साथ, ई स्टेट जनरल के साथ। यहाँ पर उसने जब प्रपोजल रखा था कि हम टैक्सेस को इंक्रीज करके लोगों के ऊपर इम्पोज करेंगे, तो इसी को पास कराने के लिए जो न्यू टैक्सेस के जो प्रपोजल था उसी को पास कराने के लिए उसने क्या रखा था, यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। और इस मीटिंग के लिए क्या किया गया था, वर्साइल का एक हॉल पूरी तरीके से तैयार किया गया था। अब उस मीटिंग में कितने लोग आए थे, तो फर्स्ट और सेकंड ईस्ट स्टेट से कितने लोग थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। दैट मीन कि फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300 दोनों से आए थे। और जो थर्ड स्टेट था उससे कितने लोग आए थे, उससे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। और अपने साथ वो क्या लेकर के आए थे, 40,000 लेटर्स लेके आए थे जिसमें लोगों की डिमांड थी। लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर भेजा और उनके साथ साथ अपनी जो डिमांड थी या अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको क्या किया, एक लिस्ट बनाई, और इस तरीके से 40,000 लेटर्स बने हुए थे, उनको लेकर के वो वहाँ पर पहुँचे। और एक बात थी कि जब रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर पहुँच गए तीनों स्टेट्स के, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बिठाया गया आमने सामने, मतलब कि एक रोज जैसी थी और दोनों साइड बिठाया गया उन्हें, जैसे कि समझ लीजिए डाइनिंग टेबल होती है तो उसके दोनों तरफ लोग बैठ जाते हैं मोस्टली खाना खाने के लिए। तो इसी तरीके से एक मीटिंग जहाँ पर होती है, एक बहुत बड़ी टेबल होती है, उसके आमने सामने दोनों स्टेट के लोगों को बिठा दिया गया। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो उन दोनों स्टेट के लोगों के पीछे खड़े रहे, उन लोगों को बैठने के लिए नहीं कहा गया, उनको सीटेड नहीं दी गई, सीटें बैठने के लिए नहीं दी गई और वो लोग खड़े रहे उनके पीछे। उसके साथ फिर क्या हुआ कि वहाँ पर एक रूल था, जब मीटिंग होती थी तो ये रूल पुराना चला हुआ आ रहा था कि मीटिंग में हर एक स्टेट से एक वोट होगा। दैट मीन 3 स्टेट्स हैं तो तीनों स्टेट से एक एक वोट होगा, 3 वोट हो गए। अगर राजा ने प्रपोजल जैसे रखा है कि हमको क्या करना है, टैक्स को इंक्रीज करना है और उसको लोगों के ऊपर इम्पोज करना है, तो अगर तीनों स्टेट में से 2 स्टेट ने, यानी मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने अगर अपना सहमति दे दी, उन लोगों को अपना एग्रीमेंट दे दिया, तो वहाँ थर्ड स्टेट की नहीं चलेगी और राजा के प्रपोजल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से हर एक स्टेट के लिए एक वोट होता था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको तो टैक्स देना नहीं पड़ता था, वो टैक्स से फ्री थे, लेकिन टैक्स किसको देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के लोगों को। तो इस वजह से थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि जो वोटिंग सिस्टम है, ईच स्टेट हैड 1 वोट, इस सिस्टम को हटा करके क्या करना चाहिए, उन्होंने डिमांड किया कि ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट।
कि चाहे वो थर्ड स्टेट का मेंबर हो, चाहे वो सेकंड स्टेट का हो या फर्स्ट स्टेट का हो, लेकिन करना क्या है कि हर व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि 1 पर्सन 1 वोट, इसी तरीके से ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। तो इस तरीके से उन्होंने डिमांड की, और ये जो डिमांड थी एक तरीके से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को दिखा रही थी कि भाई सब लोगों के पास अगर अपना अपना मत देने का अधिकार होगा, अपना अपना वोट देने का अधिकार होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक सिचुएशन आ जाएगी। तो इस तरीके से जो उसने व्यू दिए थर्ड स्टेट ने, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने, तो इस तरीके का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था उसको आगे ले जाने का काम किसने किया, फिलोसोफर्स ने। जैसे कि रूसो ने इस जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, इसी को ईच पर्सन वुड हैव 1 वोट, तो इस तरीके का जो उसने थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो डिमांड रखी थी, इसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ाया है, उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जब राजा ने, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कि जब उन लोगों ने डिमांड की, उसके बाद जो किंग था उसने उनके जो प्रपोजल था उसको मना कर दिया, उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, एक स्टेट से एक वोट होगा, ना कि एक पर्सन से एक वोट। तो जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनके प्रपोजल को, तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो मार्च करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली से बाहर आ गए, और कहाँ पर जाकर के इकट्ठा हुए, टेनिस कोर्ट में। तो उसके बाद जब बाहर आने के बाद वो इकट्ठा हुए हैं टेनिस कोर्ट में, तो देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ ओथ ली है। तो पहला पॉइंट है, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। 20 जून को वो लोग कहाँ इकट्ठा हुए, इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो हॉल है टेनिस कोर्ट का, उसमें जाकर के सब लोग इकट्ठा हुए। और उन लोगों ने, क्योंकि वो थर्ड ई स्टेट जनरल थे, क्या थे वो, रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनको क्या बोला जाता था, ई स्टेट जनरल। उन्होंने अपने आप को ई स्टेट जनरल से हटा करके अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली। उन लोगों ने अपने आप को बना दिया कि हम तो नेशनल असेंबली हैं और आज से हम ई स्टेट जनरल नहीं हैं। और उन्होंने कसम खाई, उन्होंने ये ओथ ली कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, मतलब हम इधर उधर नहीं जाएंगे जब तक कि हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन न बना लें। उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जब हम लोगों को क्या करना है कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना है जो कि मोनार्च की जो पावर्स हैं उनको लिमिट में ला सके, कि राजा की जो पावर्स हैं उनको लिमिट में लाया जा सके, और वो उस पर किसकी पावर रहेगी, राजा के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब तक हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, जब तक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते हैं फ्रांस के लिए। अच्छा, उनकी जो मीटिंग चल रही थी एक तरीके से, जो ये लोग इकट्ठा हुए थे टेनिस कोर्ट में, तो इसको लीड कौन कर रहा था, तो वो दो लोग कर रहे थे मोस्टली, मीरावू और अब्बिसियाई। तो ये दोनों जो हैं थर्ड स्टेट से नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लोग इनके सपोर्ट में खड़े थे। मीरावू क्या था, एक नोबल फैमिली में वो पैदा हुआ था, और नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, हालांकि उसको कोई टैक्स नहीं देना था, उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन लोगों की परेशानी को समझते हुए वो फ्यूडल प्रिविलेजेस के खिलाफ था, जो सामंतवादी जो विशेषाधिकार थे लोगों के पास, उसके वो खिलाफ था कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लोगों की जो पोजीशन होनी चाहिए वो उनके काम के आधार पर होनी चाहिए, ना कि बर्थ के आधार पर। और उसने इतने मतलब पावरफुल स्पीच दिए वहाँ पर कि लोग बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। तो इसके लिए, भीड़ इकट्ठा होने के लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल था वो मीरा वो था, क्योंकि उसने बहुत अच्छे स्पीचेस को डिलीवर किया था। नेक्स्ट था एवेसियाई। तो इसने क्या था, ये ओरिजिनली प्रीस्ट था, यानी कि ये थर्ड स्टेट से नहीं था, ये चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उनमें से था, लेकिन फिर भी इसने थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट किया, जो जनरल स्टेट थे थर्ड स्टेट के, उनको सपोर्ट किया। और इसने एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। उसने ये पैम्पलेट लिखा था, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था किसको, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से उसने मीटिंग बुलाई, और तीनों स्टेट के जनरल वहाँ पर पहुँचे, और थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से बाहर भी आ गए, उनको लीड किसने किया, उन्होंने ओथ भी ली। तो इस तरीके से इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्टाइल का, या फिर नेशनल असेंबली को जो लुई 16 एक्सेप्ट करता है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं यहीं पर वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करें,
और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।